पुस्तक की किताब है शिक्षा की दार्शनिक फिलोसफी, पाठ नंबर 13। उद्योग ही शिक्षा का केंद्र होना चाहिए। महात्मा गांधी एवं शिक्षा। अंग्रेजों की दृष्टि में भारत एक स्वतंत्र अस्तित्व वाला महान देश नहीं था, वरन वे उसे इंग्लैंड का एक उपनिवेश मानते थे, जिसका मुख्य कार्य इंग्लैंड के लिए कच्चे माल की आपूर्ति करना और उसके लिए तैयार माल को खरीदना था। अतः सरकार का उद्देश्य मोटे तौर पर यहाँ एक ऐसी शिक्षा प्रणाली का सृजन करना था जो इंग्लैंड की शिक्षा प्रणाली की एक फीकी नकल हो। परंतु राष्ट्रीय मत यह था कि हमारे प्रयत्न एक छोटा इंग्लैंड बनाने की ओर न होकर महान भारत बनाने की ओर होना चाहिए। हमें ऐसी राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का सृजन करना चाहिए जो हमारी अपनी परंपराओं पर आधारित हो और जो हमारे लोगों के जीवन, उनकी आवश्यकताओं और उनकी आकांक्षाओं के अनुकूल लोगों के जीवन, उनकी आवश्यकताओं और उनकी आकांक्षाओं के अनुकूल हो। इस धारणा में ना तो उग्र राष्ट्रीयता की भावना थी और ना यह पुनर्जागरणवाद का प्रदर्शन था। यह केवल महात्मा गांधी के विचारों की पुष्टि थी, जिनका कहना था कि यद्यपि हमें अपने घर में संसार के सभी कोनों से आने वाली हवाओं का स्वागत करते हैं, पर हम यह नहीं चाहते कि उन हवाओं से हम ऐसे उड़ने लगे कि हमारे पांव हमारी धरती पर ही न टिकें। उन्होंने समाज के लिए उपयोगी उत्पादक शिक्षा को शिक्षा प्रणाली का एक केंद्रीय विषय बनाने का सुझाव दिया है, जिससे विद्यार्थियों के अंदर शारीरिक श्रम के प्रति सम्मान पैदा हो। राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली को ऐसे व्यक्ति तैयार करने चाहिए जिनमें श्रम और शिक्षा के मध्य द्विभाजन ना हो और वे सब शिक्षित हों तथा साथ ही उत्पादक कर्मी भी हों। J.P. नाइक। महात्मा गांधी एवं शिक्षा। गांधी जी 1869 से 1948 की शिक्षा के स्वरूप का पूरा ताना बाना बुनियादी तौर पर उनकी उस समग्र सामाजिक दृष्टि के चारों ओर से जुड़ा है जिसे राष्ट्रीय आंदोलन की एक प्रमुख विचारधारा के रूप में लिया जा सकता है। उनकी बुनियादी दृष्टि समाज परिवर्तन की थी। वे आर्थिक और राजनीतिक सत्ता के तत्कालीन ढांचे में बुनियादी परिवर्तनों के प्रति प्रतिबद्ध थे। वे इस बात में विश्वास व्यक्त करते थे कि निहित स्वार्थों में ठोस तब्दीली लाए बिना जनसाधारण की स्थिति में सुधार नहीं लाया जा सकता। वे प्रत्येक प्रकार के शोषण की भर्त्सना करते थे। प्रोफेसर बिपिन चंद्र। वस्तुतः शारीरिक व मानसिक श्रम में भेदभाव को मिटाना उनका आधारभूत सिद्धांत था। गांधी जी की दृष्टि में शिक्षा व्यक्ति के शरीर, मन व आत्मा में विद्यमान शुभत्व के प्रकट करने या विकास करने के प्रयास की प्रक्रिया है। वे स्पष्ट रूप से कहते हैं, शिक्षा से मेरा अभिप्राय है बच्चे व व्यक्ति के शरीर, मस्तिष्क व आत्मा में विद्यमान श्रेष्ठ तत्व का प्रकटीकरण व चहुमुखी विकास करना। हरिजन 31/3/1937। अतः स्पष्ट ही है कि गांधी जी के शिक्षा संबंधी विचार निम्नलिखित बिंदुओं पर आधारित है। पहला, प्रत्येक व्यक्ति शरीर, मन अथवा मस्तिष्क व आत्मा का समन्वित रूप है। दूसरा, प्रत्येक व्यक्ति में शुभत्व विद्यमान है। तीसरा, शिक्षा इसी शुभत्व को बाहर लाने व इसका चहुमुखी विकास करने की प्रक्रिया है। यहाँ मनुष्य को शरीर, मन अथवा मस्तिष्क व आत्मा का समन्वित रूप मानने का सीधा अभिप्राय यह है कि शिक्षा की प्रक्रिया जिसका विकास करने जा रही है वह केवल भौतिक शरीर ही नहीं, केवल इंद्रियों द्वारा प्राप्त सूचनाओं का संग्रह ही नहीं, अपितु वह एक चिंतनशील प्राणी है। वह मनन अथवा मंथन करने के योग्य है, सोचने समझने वाला है, साथ ही दिव्य है, आलोकित होने वाला है व आलोकित करने वाला प्रकाश पुंज है। अतः शिक्षा को इन तीनों के संदर्भ में समझना होगा। शिक्षा की प्रक्रिया को उसकी केवल शारीरिक आवश्यकताओं तक ही सीमित न रहना होगा, बल्कि उसकी सामाजिक व आध्यात्मिक आवश्यकताओं को भी अपने दायरे में लेना होगा। यहाँ यह भी कह सकते हैं कि गांधी जी की दृष्टि में शिक्षा व्यक्ति के दैहिक स्वरूप से चिंतक व आध्यात्मिक स्वरूप के प्रति उन्मुख करने की प्रक्रिया है। वे कहते हैं, हम पार्श्विक बल के साथ उत्पन्न हुए थे, लेकिन हम इसलिए उत्पन्न हुए थे कि हम अपने अंदर रहने वाले ईश्वर को साक्षात्कार कर सकें। यहाँ यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि गांधी जी के लिए आत्मिक स्वरूप समष्टि के रूप में विद्यमान है। वे कहते हैं, मैं ईश्वर की और इसलिए मानवता की भी निरपेक्ष एकता में विश्वास करता हूँ। यद्यपि हमारे शरीर अनेक परंतु आत्मा एक है। मैं अद्वैत में विश्वास करता हूँ। अतः मानवीय मूलभूत एकता को अपने जीवन दृष्टि का आधार बनाते हुए गांधी जी परस्पर स्नेह, प्रेम व सहयोग के भाव के विकास में शिक्षा की भूमिका को महत्व देते रहे हैं।
सहयोग के इस भाव के संदर्भ में सेवा की चर्चा करते हुए कहते हैं कि अवश्य ही सब प्रकार की शिक्षा का लक्ष्य सेवा होना चाहिए। अगर किसी विद्यार्थी को पढ़ाई करते हुए भी सेवा करने का मौका मिलता है तो इस मौके का अलभ्य अवसर के रूप में स्वागत करना चाहिए। उस विद्यार्थी को समझना चाहिए कि इससे उसकी शिक्षा स्थगित नहीं होगी बल्कि अधिक संपूर्ण बनती है। यंग इंडिया 13/10/27 में बार बार इस बात की और हमारा ध्यान खींचते हैं कि मानवता की पुस्तक में अच्छी कौन सी पुस्तक हो सकती है। यह अपने समय की ऐसी बुनियादी शिक्षा है जिसकी बुनियाद जिंदगी के शुरुआती दौर पर टिकी हुई है और बच्चे के भीतर छिपी हुई है, जिससे बच्चे की बुनियादी ज़रूरतों या आदमी की बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। दूसरा, बुनियादी माध्यम यानी मातृभाषा के द्वारा। तीसरा, बुनियादी तजुर्बों के साथ बाहर लाने की कोशिश करनी होगी। यदि इतिहास के झरोके से देखा जाए तो गांधी जी की शिक्षा से जुड़े विचार अपने शिक्षा संबंधी प्रयोगों के परिणाम हैं। ये प्रयोग किसी नियंत्रणात्मक स्थिति में नहीं किए गए बल्कि सहज रूप में ही हमारे सामने आते हैं। दूसरे शब्दों में गांधी जी की शिक्षा से जुड़े प्रयोग बुनियादी तौर पर अपने समय की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए या समस्याओं को हल करने के लिए अपनाए गए या अपनाए जाने वाले तरीकों के परिणाम के रूप में पाए गए हैं। इनके पीछे उनके रोज़मर्रा के संघर्षों के अनुभवों का लंबा इतिहास छिपा हुआ है, जिसे मोटे तौर पर 4 भागों में बांट सकते हैं। पहला, गुलाम भारत के एक ठेठ भारतीय घर का माहौल। दूसरा, पढ़ाई के लिए गए इंग्लैंड का खुला माहौल। तीसरा, दक्षिणी अफ्रीका का तनाव भरा माहौल तथा चौथा, भारत में वापस आने पर भारत की गरीबी, सामाजिक राजनीतिक समस्याओं वाला माहौल। इन सब के साथ साथ उनके जीवन की सबसे बड़ी घटना जिसने उनके जीवन को मानो एक दिशा दी वह एक किताब से जुड़ी है। वह जॉन रस्किन की किताब अनटू दिस लॉस्ट है। यह भी सच कि गांधी जी की इस किताब के विचारों से पूरी तरह सहमत नहीं थे, फिर भी प्रभावित जरूर हुए। असहमति का कारण विचारों से असहमति नहीं थी बल्कि उसके दायरे को लेकर थी। रस्किन ने अपनी पुस्तक में उपेक्षित अल्पमत के कल्याण की चर्चा की थी, जबकि गांधी जी के विचार सबके उदय के पक्ष में थे और बाद में उनका यही दर्शन सर्वोदय के रूप में हमारे सामने आया। अतः रस्किन की पुस्तक अनटू दिस लास्ट के निम्नलिखित बिंदुओं को गांधी जी के शिक्षा दर्शन की पीठिका के रूप में समझा जा सकता है। पहला, प्रत्येक व्यक्ति के लिए श्रम करना अनिवार्य होना चाहिए। दूसरा, प्रत्येक व्यक्ति के लिए काम रहे, कोई भी आलसी व बेकार ना रहे। तीसरा, श्रम की मजदूरी का आधार मांग व पूर्ति पर ही आश्रित ना हो, अधिकाधिक अथवा कम मुनाफा लाभ ही लक्ष्य ना रहे, अपितु सबको आवश्यकता अनुसार समान रूप से मिले। चौथा, संपत्ति का राष्ट्रीयकरण हो। पांचवा, शिक्षा का सर्वोच्च स्थान हो। इसी प्रकार टॉल्स्टॉय के निम्नलिखित विचारों को भी गांधी जी के जीवन दर्शन के रूप में देखा जा सकता है। पहला, प्रत्येक व्यक्ति को अपने हाथ से श्रम करके, उद्योग करके ही जीवन व्यतीत करना चाहिए, सामाजिक समानता के लिए आवश्यक है। दूसरा, जमीन पर किसानों का स्वतंत्र अधिकार रहे। तीसरा, इसके लिए किसान मजदूरों को चाहिए कि वे असहयोग करें। चौथा, किसान समझ लें कि जमीन भी हवा, पानी एवं सूर्य की भांति है, किसी व्यक्ति विशेष की नहीं। चौथा, इस उद्देश्य की प्राप्ति का मार्ग है सत्याग्रह, असहयोग और अहिंसा। माना जाता है कि गांधी जी ने अपने ज्ञान, चिंतन, पर्यवेक्षण, मनन एवं अनुभवों के आधार पर ही शिक्षा के क्षेत्र में सर्वोदय समाज एवं जन कल्याण की कल्पना से परिरक्षित एक नवीन शिक्षा योजना प्रस्तुत की। यंग इंडिया 11/7/1929 में नई तालीम की ओर की चर्चा करते हुए वे स्पष्ट स्वीकार करते हैं कि लिखने, पढ़ने और अंकगणित का जो कथित ज्ञान इस समय सरकारी पाठशालाओं में दिया जाता है वह उत्तर जीवन में लड़के लड़कियों के बहुत कम काम आता है। काम ना पढ़ने से ही सही उसका अधिकांश तो साल भर के भीतर ही भुला दिया जाता है। गांधी जी का स्पष्ट संकेत शिक्षा को लिखने, पढ़ने व गणित विषय तक सीमित न करने की ओर ही है। साथ ही उनका यह भी मानना है कि शिक्षा को केवल सैद्धांतिकता तक सीमित करने की अपेक्षा व्यवहारिक होना चाहिए, उसके आसपास के परिवेश से जुड़ना चाहिए। वे कहते हैं यदि बच्चों को उनके आसपास की परिस्थितियों के अनुकूल कोई औद्योगिक शिक्षा ही दी जाए तो वे न केवल पाठशालाओं में हुए खर्च को पूरा कर देंगे बल्कि उत्तर जीवन में भी उस तालीम से लाभ उठाएंगे। मैं कल्पना कर सकता हूँ कि किसी स्कूल को कताई बुनाई की संस्था बना दिया जाए और उसके साथ कपास का खेत जोड़ दिया जाए तो वह बिल्कुल स्वावलंबी हो सकता है। गांधी जी का संकेत बच्चे की करके सीखना के स्वभाव के साथ साथ
उनकी क्षमताओं में विश्वास करना के प्रति भी है। बच्चे के विकास की प्रक्रिया को वे क्रमिक विकास के रूप में देखते थे। वे मानकर चलते थे कि प्राथमिक शिक्षा का कोई पाठ्यक्रम जिसमें पढ़ना, लिखना और अंकगणित शामिल ना हो, पूरा नहीं समझा जा सकता। इतना ही है कि लिखना और पढ़ना आखिरी साल में शुरू होगा, क्योंकि असल में लड़का या लड़की वर्णमाला सही सीखने के लिए उसी समय तैयार होती है। इसके साथ वे ये भी मानते थे कि शिक्षा व्यवहारिक परिवर्तन का एक शांत परंतु सशक्त साधन है और बच्चे इस परिवर्तन को लाने में एक सक्षम साधन उनके अनुसार औद्योगिक शिक्षा के साथ साथ, जिसमें उनका पाठशाला का अधिकांश दिन लग जाएगा, वे प्रारंभिक इतिहास, भूगोल और अंकगणित की मौखिक शिक्षा भी प्राप्त करते रहेंगे। वे शिष्टाचार सीखेंगे और व्यवहारिक स्वच्छता और स्वास्थ्य विज्ञान के पदार्थ पाठ से ग्रहण करेंगे और ये सब बातें वे अपने घर ले जाएंगे, जहाँ वे शांत क्रांतिकारी बन जाएंगे। स्पष्ट ही है कि व्यक्ति की व्यक्तित्वता का अपना विशिष्ट स्थान होते हुए भी सामाजिकता उसका लक्ष्य है। शिक्षा इन दोनों में परस्पर समन्वय की भूमिका का निर्वाह करती है। इस समन्वय का एक प्रमुख आयाम है समाज में फैली बुराइयों, अनियमितताओं को दूर करना। सशक्त व दृढ़ निश्चय विद्यार्थियों से गांधी जी यही आशा लगाते हैं। मैं इन लड़कों को बधाई देता हूं और आशा रखता हूं कि हर जगह विद्यार्थी समाज सुधार कराने में प्रमुख भाग लेंगे। जैसे स्वराज्य की कुंजी उनके पास है, ठीक उसी तरह समाज सुधार की कुंजी भी उनकी जेब में है। साक्षरता आंदोलन से जुड़े पूना के विद्यार्थियों से वे कहते हैं, तुम अच्छा काम कर रहे हो। साक्षरता आंदोलन और अनेक ऐसी बातें उस बड़े सुधार की शाखाएं हैं जो शायद वर्तमान युग का सबसे बड़ा सुधार है। गांधी जी का विद्यार्थियों के साथ पत्र मित्र का एक अच्छा संबंध था। एक पुस्तक विद्यार्थियों के साथ हुए पत्र व्यवहारों के संग्रह से प्रतीत होता है कि वे विद्यार्थियों की प्रत्येक प्रकार की गतिविधियों से परिचित थे। बालक एवं बालिकाओं दोनों प्रकार के विद्यार्थियों के साथ हुए पत्र व्यवहार से यह स्पष्ट रूप से आभास होता है कि वे उनके वांछित एवं अवांछित व्यवहार से भलीभांति परिचित थे। अवांछित व्यवहार हेतु दिए गए सुझावों के आधार पर कहा जा सकता है कि गांधी जी की शिक्षा को एक व्यवहारिक समाजीकरण का प्रमुख साधन मानते हैं। सबके लिए शिक्षा की ओर संकेत देते हुए वे मानते हैं कि मौजूदा शिक्षा प्रणाली से हमारे देश की आवश्यकताएं किसी भी तरह पूरी नहीं होती। अंग्रेजी को सब तरह की उच्च शिक्षा का माध्यम बना देने के कारण थोड़े से उच्च शिक्षितों और अधिकांश अशिक्षितों के बीच एक स्थायी दीवार पैदा हो गई है। उससे ज्ञान को आम लोगों में प्रवेश करने से रोक दिया है। अंग्रेजी को इस तरह अत्यधिक महत्व देने से शिक्षित वर्ग पर ऐसा बोझा आ पड़ा है जिससे वे उम्र भर के लिए मन से पंगु और अपने ही देश में पराये बन गए हैं। उद्योग की तालीम न मिलने से शिक्षित वर्ग उत्पादक कार्य के लिए लगभग अयोग्य हो गया है और उसे शारीरिक हानि पहुंची है। स्पष्ट ही है कि गांधी जी की शिक्षा प्रणाली का रूप सब शिक्षा ग्रहण करने के योग्य है, इसलिए उन्हें शिक्षा मिलनी चाहिए से जुड़ा है। आवश्यकता है शिक्षा को शिक्षार्थियों की सामाजिकता व उनकी भाषा से जोड़ने की। अतः शिक्षा का उद्देश्य शिक्षार्थियों की दैनिक आवश्यकताओं से संबंध होना चाहिए। मानव की सृजनशील प्रकृति के परिप्रेक्ष्य में उत्पादन इसका आवश्यक अंग होना चाहिए। बुनियादी तौर पर शिक्षा व्यक्ति के स्वावलंबन की प्रक्रिया है। उनके शिक्षा संबंधी सिद्धांतों को निम्न प्रकार से उन्हीं के शब्दों में देखा जा सकता है। जब संपूर्ण शिक्षा स्वावलंबी होगी तभी वह सच्ची शिक्षा होगी, अर्थात पूंजी के सिवा अपना सारा खर्च अंत में वह आप ही निकाल लेगी। पूंजी ज्यों की ज्यों रहेगी। दूसरा, उसमें हाथ की कुशलता आखिर मंजिल तक काम में लाई जाएगी, अर्थात दिन में कुछ समय तक विद्यार्थियों के हाथ किसी उद्योग में कुशलता के साथ काम करते रहेंगे। तीसरा, सारी शिक्षा प्रांतीय भाषा के माध्यम से ही दी जानी चाहिए। हाँ, ठीक है। नंबर 3, सारी शिक्षा प्रांतीय भाषा के माध्यम से ही दी जानी चाहिए। चौथा, इसमें सांप्रदायिक धर्मों की तालीम देने के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। सार्वत्रिक नीतिशास्त्र की बुनियादी बातों के लिए इसमें पूरा स्थान रहेगा। पांचवा, यह शिक्षा चाहे बच्चों को दी जाए या बड़ों को दी जाए, चाहे पुरुषों को दी जाए या स्त्रियों को, छात्रों के घरों तक पहुंच जाएगी। छठा, चूंकि इस शिक्षा को पाने वाले लाखों विद्यार्थी अपने को सारे भारत का समझेंगे, इसलिए उन्हें एक अंतःप्रांतीय भाषा सीखनी होगी। यह सर्वसामान्य अंतःप्रांतीय भाषा
नागरिक उर्दू लिपि में लिखी हुई हिंदुस्तानी ही हो सकती है। इसलिए छात्रों को दोनों लिपियों में पारंगत होना चाहिए। हरिजन 2/1147। गांधी जी की शिक्षा व्यवस्था का दार्शनिक आधार उनके समाज दर्शन की बुनियाद में खोजा जा सकता है। यह बुनियाद प्रेम, सहयोग तथा न्याय के आधार पर एक नई सामाजिक व्यवस्था के विकास के स्वप्न पर टिकी है। इस नई सामाजिक व्यवस्था का आधार है सबका कल्याण, सबका केवल अधिकांश का नहीं उदय। इसके लिए वे नैतिक नियमों का पालन अनिवार्य मानते हैं। वे कहते हैं नैतिक नियमों के पालन में ही मनुष्य जाति का कल्याण है। पारस्परिक भावना, स्नेह एवं सहानुभूति को वे इसका आधार मानते हैं। इस संपूर्ण भावना के पीछे समानता का भाव छिपा है। प्रत्येक मानव की स्वतंत्रता का एहसास छिपा है। मधुलिमय गांधी जी की इस विशिष्टता को उनकी मानव स्वभाव की अच्छी परख के रूप में लेते हुए मानते हैं कि गांधी जी मानव स्वभाव को अच्छी परख के रूप में लेते हुए मानते हैं कि मानव स्वभाव को अच्छी तरह समझते थे। उनकी धारणा थी कि सहानुभूति और सहानुकंपा से कोई इंसान अछूता नहीं है। हालांकि गांधी जी ने खुले तौर पर यह घोषित किया है कि उनके शिक्षा संबंधी विचार कोई नए नहीं हैं, पर सच्चाई तो यह लगती है कि बुनियादी शिक्षा की संकल्पना शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांति नहीं तो आंदोलन तो अवश्य है। सार रूप में यह शिक्षा हाथ, मस्तिष्क व हृदय के संयोग की शिक्षा है। हर विषय की सामग्री व उनके शिक्षण के तरीके एक दूसरे से जुड़े हुए ही नहीं बल्कि एक दूसरे पर आश्रित हैं। उनकी शिक्षा का पूरा ढांचा श्रम के प्रति उचित अच्छी नज़र पैदा करने से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जिस समय गांधी जी भारत में सामाजिक क्रांति की बुनियाद खड़ी कर रहे थे उस समय भारत की भीतरी समस्याओं में ऊंच नीच, छुआछूत आदि समस्याओं की जड़ें बहुत गहरे में जमी हुई थी। इन जड़ों की जड़ में अलग अलग तरह के कामों का स्वरूप ही था। अतः गांधी जी के सामने सबसे बड़ा लक्ष्य यही था कि समाज को किस प्रकार संगठित किया जाए और इसी के परिणाम स्वरूप श्रम के प्रति उचित दृष्टिकोण पैदा करके गांधी जी ने एक साथ दो मोर्चों पर काम किया। पहला सामाजिक संगठन और दूसरा व्यक्ति की आत्मनिर्भरता के द्वारा लोगों में देश के आत्मनिर्भर होने के एहसास की जागृति। इस तरह से आर्थिक, राजनीतिक आदि दृष्टिकोणों से विचार किया जाए तो बुनियादी शिक्षा की व्यवस्था सच में एक आंदोलन है। शायद इसीलिए अपने समय में नई तालीम नई शिक्षा के नाम से पुकारा गया। इसके नएपन को समझाते हुए उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि नई तालीम का नयापन समझना जरूरी है। पुरानी तालीम में जितना अच्छा है वह नई तालीम में होगा, लेकिन उसमें नयापन काफ़ी होगा। नई तालीम अगर सचमुच नई होगी तो उसका नतीजा यह होना चाहिए कि हमारे अंदर जो मायूसी है उसकी जगह उम्मीद होगी, कंगालियत की जगह रोटी का सामान तैयार होगा, बेकारी की जगह धंधा होगा, झगड़ों की जगह एका होगा और हमारे लड़के लड़कियां लिखना पढ़ना जानेंगे और साथ साथ हुनर भी सीखेंगे, जिसकी मार्फत वे अक्षर ज्ञान हासिल करेंगे। जब तक उन्हें बच्चों को इतिहास, भूगोल, ज़बानी, गणित और कताई की कला का प्रारंभिक ज्ञान ना हो जाए तब तक मैं उन्हें वर्णमाला नहीं सिखलाऊंगा। मैं असल जोर उद्यम या धंधे पर नहीं बल्कि हाथ के उद्योग द्वारा शिक्षण पर दे रहा हूँ। साहित्य, इतिहास, भूगोल, गणित आदि सभी विषयों की शिक्षा उद्योग द्वारा ही दी जानी चाहिए। महात्मा गांधी। शैक्षिक दृष्टि से किसी विशिष्ट दस्तकारी को शिक्षा का आधार बनाने पर बच्चों की जानकारी आज से ही कहीं अधिक ठोस और व्यवहारिक होगी। बच्चे जो कुछ सीखेंगे उसका जीवन से लगाव होगा और उसके साथ उसके सब पहलू एक दूसरे के साथ गुथे होंगे। गांधी जी की शिक्षा व्यवस्था में शारीरिक श्रम को समाविष्ट करने की संकल्पना को शैक्षणिक परिप्रेक्ष्य देते हुए आचार्य कृपलानी मानते हैं कि रूसो, पेस्टालॉजी, हर्बर्ट फ्रोबल से लेकर शिक्षा सुधारकों एवं व्यवहारिक शिक्षकों के एक बड़े दल तथा जॉन ड्यूई एवं रूस के वर्तमान सुधारकों ने किसी न किसी रूप में इस विचार का समर्थन किया है कि विद्यालय में अभ्यासात्मक कार्य के द्वारा ही बच्चे शिक्षणीय एवं पुस्तकीय ज्ञान को भलीभांति रूप से ग्रहण कर सकते हैं तथा इसी के द्वारा उनकी क्षमता का विकास किया जा सकता है। गांधी जी इसे एक अधिक न्यायनिष्ठ समाज व्यवस्था की आधारशिला मानते हुए विश्वास व्यक्त करते थे कि इससे धनी एवं दरिद्र के कृत्रिम विभाजन नहीं होंगे तथा प्रत्येक व्यक्ति के लिए निर्वाह, मजदूरी एवं स्वतंत्रता का अधिकार सुरक्षित होगा और उनकी दृष्टि में यह सब हो सकेगा बिना किसी रक्तपात वाले वर्ग संघर्ष के तथा भारी व्यय वाले यांत्रिकीकरण के, जिसके हम विदेशों से आयातित यंत्र या तकनीकी कुशलता के लिए निरुपाय रूप से
पर निर्भर नहीं बनेंगे। वस्तुतः गांधी जी की सामाजिक संकल्पना का आधार भारत की तत्कालीन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ग्राम स्वराज्य की संकल्पना है। उनका स्पष्ट मानना है कि जब तक गांव आत्मनिर्भर नहीं बनेंगे तब तक स्वराज्य की संकल्पना एक स्वप्न मात्र है। अतः शिक्षा व्यवस्था को आवश्यक रूप से ग्रामोत्थान के लक्ष्य से जोड़ना अनिवार्य है। उनके मत में भारत में 80% से अधिक जनता कृषक है। लगभग 10% जनता ही उद्योग धंधों से जुड़ी है। अतः यहाँ शिक्षा को सिर्फ शास्त्रीय रूप देना और लड़के लड़कियों को शारीरिक कार्यों से अलग करना एक अपराध है। अतः गांधी जी की शिक्षा योजना एक ऐसी व्यवस्था के निर्माण की योजना है जिसमें नक्शा बनाने से पहले नक्शा बनाने यंत्र पर हाथ का नियंत्रण होगा। जीवन के विभिन्न रूपों को देखने के साथ साथ आंखें अक्षरों और शब्दों को पहचानेंगी। हमारे कान जीवन के इन रूपों के नाम और अर्थ जानेंगे। इन शब्दों से बनने वाले वाक्यों का मतलब समझेंगे। डॉक्टर पूरनचंद जोशी साफ तौर पर मानते हैं कि भारत में राजनीतिक नेताओं में सिर्फ महात्मा गांधी को जनता की बुनियादी शैक्षिक और आर्थिक समस्याओं की सही समझ थी। गांधी जी ने इन शिक्षा संबंधी विचारों को क्रियात्मक रूप देने के लिए सन 1937 में डॉक्टर जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में एक समिति का निर्माण किया गया। समिति ने इस शिक्षा के सामाजिक लक्ष्यों को स्पष्ट करते हुए कहा, मौजूदा समाज लूट खसोट, छीना झपटी और मारपीट की नींव पर खड़ा है, परंतु समाज तो ऐसा होना चाहिए जिसमें सब लोग हिल मिलकर एक दूसरे के साथ काम करते हुए रह सकें। इस नए समाज को पैदा करने में मदद पहुंचाना शिक्षा का काम है। ऐसा नया तरीका चलाया जाए जिसमें नई रचना करने की ताकत हो और जिसकी नींव मनुष्यों की आपसी हमदर्दी और भलाई पर रखी गई हो, जो राष्ट्रीय जीवन के आदर्शों और जरूरतों से अधिक घुली मिली हो और जो मौजूदा जरूरी मांगों को अधिक अच्छी तरह पूरा कर सकती है। समाज की दृष्टि से देखें तो इस तरह से जब देश के बच्चे मिलजुल कर व्यवहारिक एवं उत्पादी कार्य करेंगे तो आज मेहनत मजदूरी करने वालों और दिमागी काम करने वालों के बीच में जो जात पात की दीवारें खड़ी हैं और जो दोनों को हानि पहुंचा रही हैं, वे अपने आप ही धीरे धीरे हट जाएंगी। हमारे देश में मेहनत मजदूरी को सम्मान की दृष्टि से देखने और मानवीय एकता के भाव सहज और सही तौर पर कायम करने के लिए यही एक तरीका है और इससे आम जनता को जो नैतिक आध्यात्मिक लाभ होगा उसका असर बहुत दूर तक पड़ेगा। इस नई तालीम की सार्थकता को स्पष्ट करते हुए आचार्य राममूर्ति मानते हैं कि जब सन 1937 में गांधी जी ने अपनी शिक्षा योजना प्रस्तुत की थी तब उन्होंने उसका नाम नई तालीम रखा था। वे जानते थे कि नए भारत के लिए नई शिक्षा की जरूरत लेगी, लेकिन नई तालीम का उद्देश्य सत्य और अहिंसा के आधार पर नहीं, सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करता था, प्रबुद्ध और मानवीय समाज की ओर। शिक्षिता पद्धति की दृष्टि से गांधी जी की इस शिक्षा की एक बहुत बड़ी विशेषता इसका मनोवैज्ञानिक आधार था। समिति का मानना है कि मनोवैज्ञानिक दृष्टि से यह विधि उत्पन्न है। यह बच्चों को किताबी पढ़ाई के बोझ से बचाती है और मनुष्य के दिमागी तथा व्यवहारिक अनुभवों में समता बनाए रखती है। इसके द्वारा हाथ और मस्तिष्क दोनों को साथ साथ शिक्षा मिलती है। इससे बच्चों को मिली शिक्षा इतनी सतही नहीं होती कि वे केवल छपे हुए पृष्ठ ही पढ़ें, अपितु इतनी योग्यता हो जाती है कि वे अपने हाथ और मस्तिष्क का पूरा उपयोग कर उत्पादी कार्य कर सकें। यह मनुष्य के पूरे व्यक्तित्व की शिक्षा है। भारत जैसे देश में सामुदायिक जीवन इसका सपना नहीं, इसकी आवश्यकता है। शिक्षा का लक्ष्य यथार्थ की ठोस भूमि पर खड़े होकर समाज का दर्शन करना है। यह समाज की परिस्थितियों के साथ सीधा संवाद स्थापित करने की शिक्षा है, स्वावलंबन की शिक्षा है। यहाँ एक बुनियादी प्रश्न उन्हीं के शब्दों में खड़ा होता है। तो सवाल होता है कि इस प्राथमिक शिक्षा का स्वरूप क्या हो। मेरा जवाब है कि किसी उद्योग या दस्तकारी को बीच में रखकर उसके जरिए ही सारी शिक्षा दी जानी चाहिए, लेकिन यह जरिया कोई अलग से एक कार्य या कौशल के रूप में ना होकर बुनियादी शिक्षा प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। जो चीज़ मैं आपके सामने रख रहा हूँ वह पढ़ाई के साथ साथ एक धंधा सिखा देने की चीज़ नहीं है। जो चीज़ मैं आपके सामने रख रहा हूँ वह पढ़ाई के साथ साथ एक धंधा सिखा देने की चीज़ नहीं है। लड़कों को जो कुछ भी सिखाया जाए वह किसी उद्योग या दस्तकारी के जरिए सिखाया जाए और आगे जगह जगह उन्होंने इसी के जरिए दूसरे विषयों जैसे गणित, भाषा, सामाजिक ज्ञान, विज्ञान आदि को पढ़ाने की बात की है। लेकिन इतना साफ है कि इन सब का ज्ञान जीवन की व्यवहारिकता से जुड़ा हुआ है। ये सभी विषय एक दूसरे से इस प्रकार से जुड़े हुए हैं कि एक विषय की समूची जानकारी के लिए दूसरे विषयों पर हर हालत में निर्भर रहना ही पड़ेगा। उनकी इस पद्धति को समवाय के नाम से पुकारा जाता है।
काका कालेलकर ने गांधी जी की शिक्षा योजना को खोज के नाम से पुकारा है। शिक्षा में यानी खोज में आगे फिर उन्हीं के शब्दों में शिक्षा के मायने ही हैं। अनुभव और कौशल्य उसके साधन हैं। निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग, कौशल्य, पुरुषार्थ व पराक्रम। दुनिया में आते ही मनुष्य का ये शिक्षण शुरू होता है और अंत तक चलता ही रहता है। ईश्वर की दी हुई इंद्रियों के द्वारा सृष्टि का प्राकृतिक तथा मानसिक सृष्टि का निरीक्षण करना यह सबसे पहला व्यापार कार्य है। वह जब अपर्याप्त मालूम होता है तब हर एक चीज़ का परीक्षण शुरू होता है। किसी चीज़ के परीक्षण के लिए हम या तो उस चीज़ को घुमा घुमा कर देखते हैं, नहीं तो स्वयं उस चीज़ के इर्द गिर्द घूमकर उसे अच्छी तरह देखते हैं। प्रयोग के द्वारा ही सृष्टि के गूढ़ रहस्य को मनुष्य जान सका है। जानने के लिए प्रयोग और चीज़ें बनाने के लिए कौशल्य। मनुष्य जितना जिज्ञासु है उतना ही चिकित्स बनाने की इच्छा वाला कारीगर है। सामाजिक जीवन में ज्येष्ठ, बड़ा व श्रेष्ठ बनने के लिए पुरुषार्थ व पराक्रम का उत्कर्ष दिखाता है। इन सब शक्तियों का विकास करना ही उसका जीवनोत्कर्षी शिक्षण है। गांधी जी का रचनात्मक क्रांति शास्त्र, इसी को उन्होंने प्रत्यक्ष विधि के नाम से भी पुकारा। इस समूची चर्चा में पद्धति के प्रसंग में गांधी जी की शिक्षा प्रक्रिया का एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु सामने आता है। वह है शिक्षण एक प्रयोग की विधि है और इसके लिए बहुत लंबी चौड़ी प्रयोगशालाएं नहीं चाहिए, बल्कि हर एक जगह जहां शिक्षण किसी गतिविधि से कराया जाएगा वही प्रयोगशाला है। ऊपर की सारी विशेषताएं असल में बच्चे के स्वभाव की विशेषताएं हैं, यानी शिक्षा का केंद्र बिंदु हर प्रकार से बच्चा ही है। असल में यही मनोवैज्ञानिक पद्धति है। मनोवैज्ञानिक पद्धति की सबसे बड़ी विशेषता ही यही होती है कि यह जिसके लिए बनाई या रची जाती है वह उसी की क्षमता, रुचि आदि को अपने केंद्र में रखती है। बाहरी दबाव या परिवर्तन की अपेक्षा भीतरी मानस को उसके अनुकूल बनाकर काम करती है। इसमें लक्ष्य या साध्य की जगह साधन को अधिक महत्व मिलता है, इसलिए अनेकों बार इसका दायरा बहुत सिमटा हुआ रहता है। यह इसकी सीमा है, लेकिन यह भी सच है कि बहुत दूर दूर तक फैले हुए उद्देश्य भी शिक्षा की प्रक्रिया की सफलता की कसौटी नहीं है। अगर इन उद्देश्यों को उपयुक्त साधनों के द्वारा भली भांति समेटा नहीं जाता, इस नज़र से दोनों में समन्वय जरूरी है। गांधी शिक्षा दर्शन में इस समन्वय के दर्शन की झलक बहुत ही साफ साफ मिलती है। बुनियादी शिक्षा समिति ने इस शिक्षा व्यवस्था की व्याख्या करते हुए स्पष्ट किया है कि पहला, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से इस शिक्षा प्रणाली को ग्रहण करना आवश्यक है, क्योंकि यह केवल किताबी और काल्पनिक शिक्षा से ही विद्यार्थियों की रक्षा न करेगी, बल्कि यह बौद्धिक और व्यवहारिक शिक्षा के बीच संतुलन लाएगी और उन्हें समन्वित करेगी। हर हाथ और मस्तिष्क के समन्वय को महत्व देगी। यह केवल छपी हुई पुस्तकों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इससे समग्र व्यक्तित्व का शिक्षण प्राप्त होता है। दूसरा, सामाजिक दृष्टि से इस शिक्षा प्रणाली की विशेषता तथा उपयोगिता यही है कि उसमें उत्पादक श्रम के कार्यों को स्थान मिलेगा, जिससे शारीरिक श्रम करने वालों और बुद्धिजीवियों के बीच का भेद भाव समाप्त होगा तथा साथ ही सामाजिक समता की स्थापना में विशेष रूप से सहायक होगी। समाज में एक रसता आएगी जिससे नैतिक परिणाम असीम होंगे। तीसरा, आर्थिक दृष्टि से देखें तो प्रकट होगा कि हमारे देश में जो लोग धन उत्पादन करते हैं उनकी उत्पादन क्षमता इस शिक्षा के कारण बढ़ेगी। वे लोग अपने अवकाश के समय का सदुपयोग कर सकेंगे। चौथा, शिक्षा सिद्धांतों की दृष्टि से भी यह शिक्षा विद्यार्थियों द्वारा अर्जित किए जाने वाले ज्ञान में वास्तविकता लाएगी। वास्तविक जीवन के साथ जीवन का संपर्क स्थापित होगा। ज्ञान की विभिन्न दिशाओं के बीच आपसी संबंध स्थापित होगा। यहाँ एक बात की और खास तौर पर ध्यान होगा कि गांधी जी की शिक्षा संकल्पना एक आत्मनिर्भर स्वतंत्र व्यक्तित्व वाले व्यक्ति के निर्माण की संकल्पना है, यानी उनके शिक्षित व्यक्ति की कल्पना का अर्थ है एक आत्मनिर्भर व्यक्ति। साथ ही शिक्षा व्यवस्था को भी आत्मनिर्भर होना चाहिए। इसे योजना और हेतु के बिना सफलतापूर्वक अमल में नहीं लाया जा सकता और उसके लिए पाठशाला के सदस्यों को अपना संगठन और अनुशासन करना पड़ता है। वांछित परिणाम लाने के लिए शिक्षकों और विद्यार्थियों को सहयोग करना पड़ता है। इसलिए श्रम और उद्योग के सिद्धांत से पाठशालाओं में लोकतांत्रिक प्रशासन को सबसे ज़्यादा उत्तेजन मिलता है। इससे शिक्षक के निष्णात नेतृत्व में राजनीतिक और नागरिक गुणों के विकास के अवसर भी प्राप्त होते हैं। द लेटेस्ट फेट बुनियादी शिक्षा में अनुबंध की कला से साधार। इसकी सबसे बड़ी विशेषता शिक्षा व्यवस्था को एक सामान्य रूप में प्रस्तुत करना, ताकि वह देश की सामान्य जनता से जुड़ ही ना सके बल्कि घुल मिल सके। वे साक्षरता की परिभाषा में मौलिक परिवर्तन चाहते थे।
संपन्न तथा विपन्न के भेद को मिटा देना चाहते थे। एक न्यायपूर्ण समता वाले समाज की कल्पना, एक नए समाज की कल्पना। उनका मानना था कि प्रारंभिक शिक्षा कताई पिंजाई जैसी देहाती दस्तकारियों के माध्यम के द्वारा देने की मेरी योजना की कल्पना एक ऐसी शांत सामाजिक क्रांति के अग्रदूत के रूप में की गई है जिसमें अत्यंत दूरवर्ती परिणाम भरे हुए हैं। उससे शहर और गांव के बीच के संबंधों को एक स्वस्थ और नैतिक आधार मिल जाएगा और इस प्रकार मौजूदा सामाजिक आरक्षा और वर्गों के बीच विषाक्त संबंधों की कुछ घोर बुराइयों को उन्मूलन करने में बड़ी सहायता मिलेगी। उससे हमारे गांवों का बढ़ता हुआ उपहास रुक जाएगा और अधिक न्यायपूर्ण समाज व्यवस्था की नींव पड़ेगी जिसमें संपन्न और विपन्न का कोई अस्वाभाविक भेद नहीं होगा और हर एक आदमी को जीवन, वेतन और आज़ादी के अधिकार का आश्वासन मिलेगा। और यह सब रक्त रंजित वर्ग युद्ध की भयंकरताओं के बिना या भारत जैसे विशाल महाद्वीप के यंत्रीकरण में होने वाले पूंजी के अपरिमित खर्चे के बगैर हो जाएगा। इस योजना में विदेशों में मंगाई हुई मशीनों या यांत्रिक कौशल पर लाचार होकर निर्भर होने की आवश्यकता भी नहीं होगी। वे न्याय परायण, शांतिपूर्ण और अपरिग्रहनिष्ठ समाज व्यवस्था कायम करना चाहते थे। उनका दृढ़ विश्वास था कि सहकारी समाज का यह आदर्श मंच के भाषणों या राजनीतिक उपायों से कभी पूरा नहीं हो सकता, परंतु नए ढंग की ऐसी शिक्षा से ही हो सकेगा जो स्त्री पुरुषों को नई समाज व्यवस्था कायम करने में अपना भाग अदा करने की तालीम देगी। अमर सिंह सोलंकी। धन आदि के लिए सरकार पर निर्भर नहीं रहना चाहिए ताकि यह केवल सरकारी नीतियों का औजार ही बनकर न रह जाए। यह उस समय की परिस्थितियों की मांग थी। इस समुचित शिक्षा व्यवस्था की उत्पत्ति की ओर ध्यान दिया जाए तो यह एक और जहां गांधी जी के जीवन दर्शन की ओर इशारा करती है, वहीं दूसरी ओर गांधी जी के शिक्षा दर्शन के दूसरे पहलू पर भी उभरती है। इस शिक्षा व्यवस्था की उत्पत्ति का एक मूल कारण है कि गांधी जी तत्कालीन शिक्षा व्यवस्था से असंतुष्ट थे। उनके कारण जो भी रहे हों, पर यह साफ ही है कि शिक्षा व्यवस्था को लेकर वह द्वंद्व में थे, या दूसरे शब्दों में शासन तंत्र के साथ विरोधी की भूमिका में थे। अतः यह शिक्षा व्यवस्था उनकी इस विरोधी भूमिका के परिणाम स्वरूप आई, यानी विरोध के प्रतिकार के लिए विकल्प को प्रस्तुत करना जरूरी है और जिन कमियों को महसूस किया जाए उन्हें उस वैकल्पिक व्यवस्था में दूर भी किया जाए। यदि उस वैकल्पिक व्यवस्था में दमखम है तो अपने आप ही जन सामान्य का झुकाव उस वैकल्पिक व्यवस्था के प्रति हो जाएगा। यही गांधी जी के अहिंसक रास्ते की बुनियादी तत्व हैं। इसी से ही उनके सत्याग्रह का मार्ग जुड़ा हुआ है। यह द्वंद्व या संघर्ष या आपसी रंजिश को दूर करने का उपाय है। डॉक्टर रामरतन व डॉक्टर शारदा शोभिका 1992 ने इसे शांतिपूर्ण विरोध की राजनीति का नाम दिया है, तो के.एल. धारानी ने इसे हिंसा विहीन युद्ध के नाम से पुकारा। गांधी जी की राजनीतिक अवधारणाओं की चर्चा करते हुए माना गया है कि गांधी जी सभी समस्याओं व विवादों के निदान के लिए ऐसे साधनों की खोज में थे जो न केवल अहिंसक हों बल्कि कारगर भी हों। डॉक्टर रामरतन व शारदा शोभिका। अहिंसा को राष्ट्रीय आंदोलन का जरूरी हिस्सा मानते हुए प्रोफेसर चंद्र मानते हैं कि अहिंसा गांधी जी का कोई धार्मिक सिद्धांत ना था और ना ही संपत्तिशाली वर्गों के हितों को ध्यान में रखते हुए इसका उपयोग किया गया था। वस्तुतः इसकी रणनीति में जन आंदोलनों का आधार बनाकर राजनीतिक नेतृत्व के लिए संघर्ष चलाना भी शामिल था। इसके माध्यम से जनता को लामबंद किया गया था। शिक्षा के संदर्भ उन्होंने इसे दोहरी भूमिका में देखा। पहला, शिक्षा एक अहिंसक व कारगर साधन है। दूसरा, शिक्षा के द्वारा ऐसी पीढ़ी को तैयार किया जाए जो अहिंसक व कारगर सिद्ध हो सके। यह सत्य के आग्रह का सकारात्मक रास्ता है। दूसरे शब्दों में शिक्षा सामाजिक बदलाव का एक सकारात्मक साधन है, हृदय परिवर्तन का एक ऐसा मार्ग जिसमें व्यक्ति के सृजनात्मक पक्ष को पहचानने की कोशिश लगातार जारी रहे। जे.बी. कृपलानी का विचार है कि यदि पारस्परिक सहायता और सहयोग शब्दों की अर्थवत्ता कायम रखनी हो तो पाठशाला के समाज को किसी उपयोगी सृजनशील प्रवृत्ति में लगना ही चाहिए। यह हेतु पाठशाला में किसी कला या दस्तकारी के संगठन से उत्पन्न रूप में सिद्ध किया जा सकता है। स्वशासन के तत्व के रूप में सृजनशील श्रम का मूल्य जितना आंका जाए उतना ही थोड़ा है। यहाँ स्वशासन विद्यार्थियों पर ना तो ऊपर से थोपा जाता है, ना वे उसकी नकल करते हैं, परंतु वह उनकी दैनिक जरूरतों और आवश्यकताओं से पैदा होता है। कोई कला या दस्तकारी पहले से निश्चित की हुई योजना
और हेतु के बिना सफलतापूर्वक अमल में नहीं लाई जा सकती और उसके लिए पाठशाला के सदस्यों को अपना संगठन और अनुशासन करना पड़ता है। वांछित परिणाम लाने के लिए शिक्षकों और विद्यार्थियों को सहयोग करना पड़ता है। इसलिए श्रम और उद्योग के सिद्धांत से पाठशालाओं में लोकतांत्रिक स्वशासन को सबसे ज्यादा उत्तेजन मिलता है। इससे शिक्षक के निष्णात नेतृत्व में राजनीतिक और नागरिक गुणों के विकास के अवसर भी प्राप्त होते हैं। द लेटेस्ट फेट स्पष्ट ही है कि गांधी जी की शिक्षा की दार्शनिक पृष्ठभूमि सामाजिक परिवर्तन से जुड़ी है, जिसमें अध्यापक की एक विशिष्ट भूमिका है। गांधी जी की शिक्षा व्यवस्था में अध्यापक का एक विशिष्ट स्थान है, विशेषता बौद्धिक विकास के स्थान पर हृदय की शिक्षा के संदर्भ में। चारित्रिक विकास के संदर्भ में हृदय की शिक्षा की चर्चा करते हुए वे कहते हैं, दो शब्द हृदय की शिक्षा के बारे में। मैं नहीं मानता कि वह पुस्तकों के द्वारा दी जा सकती है। यह काम शिक्षक के सजीव संपर्क के द्वारा ही किया जा सकता है। साथ ही उनकी शिक्षकों से अपेक्षाएं भी हैं कि उन्होंने स्वयं भी हृदय की तालीम हासिल की हो, वे स्वयं श्रद्धावान व चरित्रवान हो, ताकि वे अपने संरक्षण में रखे गए लड़के लड़कियों के स्थायी तत्व की उनके नैतिक विकास की देखभाल कर सकें। शिक्षकों को अपने देश से प्रेम होना चाहिए तथा शिक्षण का कार्य केवल नौकरी के रूप में नहीं अपनाया जाना चाहिए। यंग इंडिया 1921 गांधी जी की दृष्टि में सब प्रकार के ज्ञान का लक्ष्य चरित्र का निर्माण होना चाहिए। मानवता ही इसकी सर्वाधिक अच्छी पुस्तक है। वे कहते हैं, सच्ची शिक्षा इस बात में है कि आपके उत्तम गुण बाहर आए। मानवता की पुस्तक से अच्छी कौन सी पुस्तक हो सकती है। मेरा धर्म संकीर्ण नहीं है, वह मनुष्य के बुनियादी भातृभाव को उपलब्ध करने का मार्ग है। हरिजन 30-3-34, यंग इंडिया 19-11-31 में मैडम मॉन्टेसरी से के अंतर्गत वे कहते हैं, जिस तरह आप बच्चों के प्रेम से प्रेरित होकर अपनी अनेक संस्थाओं द्वारा बालकों को उनके उत्तम गुण बाहर लाकर शिक्षा देने का प्रयत्न कर रही हैं, उसी तरह मुझे आशा है कि इस प्रकार की शिक्षा पाना न केवल धनिकों और सम्मान लोगों के बच्चों के लिए ही बल्कि गरीबों के बालकों के लिए भी संभव होगा। आपने बहुत ठीक कहा है कि अगर हमें इस संसार में सच्ची शांति प्राप्त करनी है और युद्ध के विरुद्ध सच्ची लड़ाई लड़नी है तो हमें बच्चों से शुरुआत करनी होगी, और अगर वे अपनी स्वाभाविक निर्दोषता कायम रखकर विकास करेंगे तो हमें कश्मकश नहीं करनी पड़ेगी, व्यर्थ के प्रस्ताव पास नहीं करने होंगे, बल्कि हम प्रेम और शांति के मार्ग पर दिन दिन आगे बढ़ेंगे और अंत में संसार के कोने में वह अमन और प्रेम छा जाएगा जिसके लिए जाने या अनजाने सारी दुनिया तड़प रही है। गांधी जी के लिए शिक्षा विश्व शांति का सशक्त माध्यम है, तो बच्चों की आधार प्रेम ही इसका स्तंभ है। शिक्षा व्यवस्था में पुस्तकों के स्थान को लेकर उनके अपने आग्रह हैं। बच्चों को महत्व देते हुए भी वे शिक्षा को केवल यहीं तक सिमटा नहीं मानते। उनका तो यहाँ तक मानना है कि आजकल के विद्यार्थियों को किताबों के ऐसे ढेर में गड़े रहना पड़ता है जो उनका दम घोटने को काफ़ी है। यंग इंडिया 29-1-25 वे मानते हैं कि हम विचार करने वाले, ज्ञान रखने वाले प्राणी हैं और इस हाल में हमें सत्य और असत्य का मधुर कटु, भाषण का शुद्ध और अशुद्ध वस्तुओं का और इसी प्रकार दूसरी चीज़ों का फर्क मालूम होना चाहिए। अतः स्पष्ट है कि गांधी जी की दृष्टि में पुस्तकों के प्रयोग की अपनी सीमा है। पुस्तकों में प्राप्त ज्ञान का उपयोग सूचनात्मक रूप में हो सकता है, परंतु इसके बाद मंथन या मनन अनिवार्य है। इसे वे विवेक नाम से संबोधित करते हुए मानते हैं कि विद्यार्थियों को विवेक करना चाहिए कि क्या चीज़ ग्रहण की जाए और क्या न की जाए, अन्यथा मनुष्य का रूप एक मशीन से बेहतर नहीं माना जा सकता। अतः शिक्षकों से अपेक्षा है कि वे अपने विद्यार्थियों को विवेक सिखाएं। उनकी दृष्टि से पुस्तकों की दूसरी सीमा है सभी के द्वारा इनके उपयोग में कठिनाई। उनका मानना है कि बहुत सी पाठ्य पुस्तकें होने का भारत के लिए यह परिणाम होगा कि अधिकांश देहाती बच्चे शिक्षा के साधन से वंचित रहेंगे। इसलिए पाठ्य वर्ष में पाठ्य पुस्तकें मुख्यतः छोटी कक्षाओं में विद्यार्थियों के लिए न होकर शिक्षकों के लिए होनी चाहिए। मेरा विश्वास है कि बच्चों के लिए ज्यादातर प्रारंभिक शिक्षा जवानी दी जाना बेहतर है। छोटी उम्र के बालकों पर साधारण ज्ञान प्राप्त कर सकने से पहले वर्णमाला का ज्ञान और पढ़ने की क्षमता थोपना उन्हें ऐसे समय जबकि उनका मन ताजा होता है
मौखिक शिक्षा को हजम करने की शक्ति से वंचित करना है। जब हम भारत के शहरों में रहने वाले कुछ लाख लोगों की बात सोचते हैं तब तो परिणाम निकलते हैं वे उन परिणामों से बिल्कुल भिन्न हैं जो ग्रामीण भारत के करोड़ों मनुष्यों की दृष्टि से विचार करने पर हमें प्राप्त होते हैं। यंग इंडिया 16/9/2026। इन समूची चर्चा के बाद गांधी शिक्षा दर्शन को किसी वाद से जोड़ना मुश्किल है। यदि कोशिश भी की जाए तो कहा जा सकता है कि उनके शिक्षा दर्शन में विभिन्न वादों का सम्मिश्रण सा दिखाई देता है। डॉक्टर कमला द्विवेदी ने अपने ग्रंथ गांधी जी की शिक्षा दर्शन 1986 में इसे बखूबी सिद्ध करने की कोशिश की है। स्पष्ट है कि गांधी जी की शिक्षा व्यवस्था में पाठ्य पुस्तकों के उपयोग की सीमा का आधार उनके व्यवहारिक जीवन दर्शन, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की विभिन्नता तथा बच्चे मनोवैज्ञानिक पहलुओं से जुड़ा है। वे साक्षरता के महत्व को कम नहीं आंकते, बल्कि अनेक्षा निरक्षरता को दूर करना राज्य व अन्य सामाजिक संस्थाओं का दायित्व मानते हैं। परंतु शिक्षा को केवल साक्षरता तक सीमित नहीं किया जा सकता। शिक्षा का सीधा संबंध विद्यार्थियों की आवश्यकताओं से भी है। अतः इसलिए ध्यान देना होगा कि इस देश में आवश्यकताएं बच्चों के प्रांतों और वर्गों के अनुसार भिन्न भिन्न हैं और गांधी जी की दृष्टि में आमतौर पर लिखी गई पुस्तकें भारतीय लड़कों और लड़कियों के लिए और भारतीय परिस्थितियों के लिए नहीं लिखी जाती। जब वे इस तरह लिखी जाती हैं तो वे आमतौर पर अधकचरी नकल होती है और उनसे विद्यार्थियों की आवश्यकता पूरी नहीं होती। अतः वे मानते हैं कि पुस्तकों की आवश्यकता विद्यार्थियों की अपेक्षा शिक्षकों के लिए अधिक है और प्रत्येक शिक्षक को यदि अपने विद्यार्थियों के प्रति पूरा न्याय करना है तो उपलब्ध सामग्री से अपना दैनिक पाठ खुद तैयार करना होगा। इसे भी उसे अपनी कक्षा की विशेष आवश्यकताओं के अनुकूल बनाना होगा। इसका अन्य कारण बच्चे की मौलिकता को समाप्त करने से भी जुड़ा है। गांधी जी की शिक्षा संबंधी दृष्टि में सामूहिक शिक्षा देने के मौजूदा तरीके ने भारत में लाभ की अपेक्षा अधिक हानि की है। नए तरीकों के संदर्भ में वे अनुभव व वैज्ञानिक तरीके को महत्व देते हैं। उनका मानना है कि प्रत्येक दस्तकारी आजकल की तरह निरे यांत्रिक ढंग से न सिखाकर वैज्ञानिक तरीके पर सिखानी पड़ेगी, अर्थात बालक को प्रत्येक प्रक्रिया का क्यों और कैसे बताना होगा। यह मैं विश्वास के बिना नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि इसके पीछे अनुभव का बल है। हरिजन 31/7/37। वस्तुतः गांधी जी शिक्षा का एक व्यापक संस्था के रूप में स्वीकार करते हुए चलते हैं। इसका विशिष्ट लक्ष्य है मनुष्य में निहित क्षमताओं को एक ऐसा परिवेश देना ताकि उनका सामाजिक दृष्टि से अधिकतम उपयोग किया जा सके। इसे शिक्षा के प्रति एक समग्र दर्शन का नाम देने की कोशिश की गई है। गांधी जी यद्यपि अपने आप को शिक्षक ना कहते थे, पर डॉक्टर के.जी. सेहगल ने यही माना है कि गांधी जी सदा शिक्षक ही रहे हैं। सार रूप में कहा जा सकता है कि गांधी जी के शिक्षा संबंधी विचार एक शिक्षा विशेषज्ञ के विचार या शिक्षा को एक सैद्धांतिक विषय के रूप में प्रतिपादित करने वाले के विचार तो नहीं है, परंतु रोजमर्रा की जिंदगी में रोज वो शिक्षा की जो भूमिका वे महसूस करते हैं उसी का वर्णन करने की उनकी कोशिश ही हमारे सामने आती है। हाँ, इतना जरूर है कि शिक्षा को वे अपने सपनों के समाज को रूप देने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन मानते थे, क्योंकि समाज को बदलने का यह एक अहिंसक रास्ता है जिसका बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है शिक्षा और अर्थ या उत्पादन का आपसी रिश्ता। बंद करें।